हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज का करंट अफेयर आ गया। आज डेट है 29 अगस्त 2020 और आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक के साथ साथ भारत की जो ओलंपिक है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई हुई थी। इसीलिए इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया था, काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इनको सम्मान में भी इन्हें बड़ा सम्मान दिया गया। खेल दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। इसी दिन यानी 29 अगस्त को राष्ट्रपति खेल में जो उत्कृष्ट करने प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं उन्हें खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे खेल पुरस्कार यानी क्या। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, तेंजिंग नार्वे साहसिक पुरस्कार, यानी खेलों से रिलेटेड जो भी पुरस्कार हो सब 29 अगस्त को यानी खेल राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही दिया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्हें मतलब किन्हें, ध्यानचंद को फुटबॉल फुटबॉल के बड़े प्लेयर थे पेले, इनके बारे में आप जानते होंगे। और क्रिकेट के ब्रैडमैन, तो क्रिकेट में जिस तरह ब्रैडमैन का नाम लिया जाता है, फुटबॉल में जिस तरह पेले का नाम लिया था, उसी तरह हॉकी में मेजर ध्यानचंद का नाम लिया था। इनका कृति बहुत है, यानी इन्होंने हॉकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ था। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक साधारण सिपाही के तौर पर यह ज्वाइन किए हुए थे। उस समय इनका हॉकी के प्रति उतना लगाव नहीं था, लेकिन बाद में यह हॉकी के प्रति काफ़ी लगाव हुआ। इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ था। इन्होंने 3 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, 1928 के ओलंपिक में, 1932 के ओलंपिक में और 1936 के ओलंपिक, और तीनों ओलंपिक में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया हुआ था। आपको बता दें कि हॉलैंड में एक मैच हो रहा था। एक मैच के दौरान इनका जो हॉकी स्टिक था, उनके हॉकी स्टिक को तोड़ के चेक किया गया कि इसमें चुंबक है कि नहीं। लोगों को लग रहा था कि इनके हॉकी स्टिक में चुंबक है ताकि ये बॉल को आसानी से सटा ले रहे थे। इनके हॉकी के स्टिक को तोड़कर चेक किया गया, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया। इसके साथ साथ जापान में खेल के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि इनके हॉकी के स्टिक में गोंद चिपकाया गया जिससे बॉल आसानी से चिपक जा रहा है, तो वहां पर भी चेक किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये इनके खेल का जादू था, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। इन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब 29 अगस्त को खेल पुरस्कार दिया होता, तो मैं थोड़ा आपको रिपीट कर देना चाहता हूं खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि खेल रत्न पुरस्कार से हमेशा क्वेश्चन आता है और इस साल जो तत्कालिक जो एग्जाम होगा उसमें खेल रत्न से आने की संभावना ज़्यादा है। तो इस साल खेल रत्न जो है 5 व्यक्तियों को मिला हुआ है। 5 व्यक्तियों में कौन कौन है? तो पहले भारत के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला जो रेसलर है विनेश फोगाट, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, और पैरा एथलेटिक प्लेयर मरियम थंगवेल को यह पुरस्कार मिलेगा, यानी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने, इनकी स्वास्थ्य खराब थी, यानी पेट की बीमारी के कारण ये परेशान थे, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। इनका कार्यकाल जो था यह सितंबर 2021 तक इनका कार्यकाल था, यानी प्रधानमंत्री पद पर रहते, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह 8 वर्ष से प्रधानमंत्री थे और यह 8 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहने वाले, यानी जापान के सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। इन्होंने यह दूसरी बार किया हुआ है कि स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया। इसके पहले 2007 में भी यह स्वास्थ्य के कारण अपना पद पर से इस्तीफा दिए हुए थे। जापान, तो पता होगा कि जापान दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है। पहली अर्थव्यवस्था यूएसए यानी अमेरिका है, दूसरी अर्थव्यवस्था चाइना है, और तीसरी अर्थव्यवस्था जापान की है, और चौथी अर्थव्यवस्था जर्मनी, और 5वीं अर्थव्यवस्था हमारे भारत के है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत जो है और जर्मनी को पछाड़ कर चौथे स्थान पर चला जाएगा। अब जापान के पीएम ने इस्तीफा दी, तो जापान की राजधानी जो है यह टोक्यो है, और जापान के इम्पेरर नारीहितो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है, और पीएम तो यही थे जो इस्तीफा दे दिए। अब जब तक ले इनका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक ये अपने पद पर रहेंगे, लेकिन इन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है अपने
इस्तीफा के आगे चलेंगे। आज का भारत तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केरला में स्थापित किया जाएगा। और यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत शुरुआत किया गया। इसमें महिला जो उद्यमिता है उनको गति मिलेगा, उन्हें व्यापार शुरू करने के लिए, उन व्यापार को विस्तार करने के लिए और व्यापार को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को लिए उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा। यह महिला उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में और आर्थिक लाभ करने में सक्षम होंगी। यह व्यापार केंद्र जो है महिलाओं के लिए संगीत, नृत्य और रंगमंच जैसे कला और संस्कृत रूपों को भी बढ़ावा देगा। तो अब यह केरला में शुरू हुआ है, तो थोड़ा केरला के बारे में भी जानते हैं। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरला के सीएम पिनरई विजयम यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरला का जो हाईकोर्ट है, केरला का हाईकोर्ट यह एर्नाकुलम में है। केरला की भाषा मलयालम है। केरला में सेक्स रेशियो, केरला का सेक्स रेशियो 1084/1000 है, यानी अच्छा है यहाँ का सेक्स रेशियो। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 27 अगस्त को आभासी आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? यह 27 अगस्त को हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, रेल मंत्री भी हैं। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। इन्होंने बताया कि भारत और आसियान व्यापार संबंध को अगर सुधार किया जाए तो इससे $30 बिलियन व्यापार तक 300 बिलियन डॉलर व्यापार तक इसे पहुंचाया जा सकता है। इन्होंने बताया कि अगर सभी देश कॉपरेशन, कोलैबोरेशन और कमिटमेंट यानी CCC, कॉपरेशन, कोलैबोरेशन और कमिटमेंट सभी देशों के साथ रहे तो यह व्यापार के लिए अग्रसर हो सकेगा। आसियान यानी ASEAN, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह 10 देशों का एक संघ है जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन को सबको प्रमोट करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। अब प्रेजेंट टाइम पर इसके सेक्रेटरी जनरल लीम जॉक हुई हैं। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की मेजबानी कब की जाएगी? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप हमारे पहले प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे तो आप इसका आसानी से आंसर बतला सकते थे, यानी 29 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाएगा। आपको जैसे मैंने बताया कि खेल रत्न पुरस्कार में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। इसमें से एक थी महिला रेसलर जिनका नाम था विनेश फोगाट। वह कोविड-19 के कारण नहीं जा पाएंगी। यह पुरस्कार जो है वर्चुअली, इस बार वर्चुअली दिया जाएगा, लेकिन वर्चुअली पुरस्कार देने के लिए भी था कि जो उपस्थित होंगे उन्हें पहले कोविड-19, सरकार ने गाइडलाइन जारी किया हुआ था, उनका कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। तो विनेश फोगाट का कोविड-19 टेस्ट किया गया और यह पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण यह नहीं जा पाएंगे। यानी ये भी इनके साथ साथ 14 एथलीट नहीं उपस्थित होंगे। इसके साथ साथ भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा भी नहीं उपस्थित होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा आईपीएल यानी मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं। या आईपीएल खेलने के लिए यूएई में गए हुए हैं। इस साल का जो आईपीएल होगा यह यूएई में होगा, तो यह यूएई में, जिसके कारण ये भी उपस्थित नहीं रहेंगे। 2020 में खेल के लिए 74 खिलाड़ी और कोचों को पुरस्कार के लिए चयन किया गया, जिसमें से 5 खेल रत्न को मिलेगा। इस दिन जो भी खिलाड़ी होते हैं, कोच होते हैं, वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और राष्ट्रपति उन्हें पुरस्कार देते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। चलिए चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को छठी अनुसूची के तहत लाने का प्रस्ताव पारित किया हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने अपने राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया गया है। अब छठी अनुसूची क्या है और इसमें पहले से कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में पहले से है असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम। इसे याद करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। एटीएम में मनी नहीं है। ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा और एम, यानी एक एम से हो जाएगा मिजोरम और दूसरे एम से हो जाएगा मेघालय। मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं होगा। तो इसे काफ़ी अच्छे से समझाया गया हमारे वीडियो में। आप जाके देखेंगे, अनुसूची से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ, उसको काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ट्रिकली समझाया गया। 10 से 12 मिनट का एक वीडियो है, इसमें पूरी अनुसूची को, 12वीं अनुसूची को इतने अच्छा से समझाया गया कि अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। और एग्जाम में से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अनुसूची से आता है तो आप निश्चित ही अपना अंक हासिल करेंगे। तो उसे देखना न भूलेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब छठी अनुसूची में आपको पता होगा कि जनवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री हैं, जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने लद्दाख को भी छठी अनुसूची में जोड़ने का प्रावधान किया हुआ था। अब आपको ये चीज़ समझना चाहिए क्यों किसी को छठी अनुसूची में डाला जाता है, यानी छठी अनुसूची में डालने से क्या फ़ायदा होगा। तो छठी अनुसूची में अगर किसी राज्य को डाला जाता तो इससे फ़ायदा ये होगा कि उस राज्य में दूसरे जगह के लोग आकर नहीं बस पाएंगे, यानी वहां पर जमीन नहीं ले पाएंगे। यह अनुसूची जो है उस क्षेत्र की भूमि पर वहां के जो मूल निवासी है उनके विशेष अधिकार की रक्षा करते हैं, इसलिए छठी अनुसूची में डाला जाता है ताकि वहां की जो गरिमा है, वहां का जो कल्चर है वो बना रहे, वहां बाहर के लोग आकर न बसे। यह तो अनुसूची से थे। आपको पता होगा कि अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, लेकिन मूल संविधान जब बना हुआ था उसमें सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। तो बाद में 4 अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1991 में, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 का जो संविधान संशोधन है यह जो है दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है। दल बदल अधिनियम का भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उसे भी आप देखेंगे, वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। 11वां अनुसूची जो है इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज का विवरण है। और 12वां अनुसूची इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा, जिसमें नगर पालिका का विवरण दिया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश ऐसा किया हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बीडी मिश्रा। 21 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश एक यूटी बना हुआ था, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, लेकिन बाद में 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया हुआ है, यानी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, यह छात्रों के फिटनेस से रिलेटेड एक कैंपेन है जो कोविड-19 के कारण, आपको पता होगा कोविड-19 के कारण 16 मार्च से ही सारी स्कूल कॉलेजें बंद हैं, तो छात्र घर में ही रहते हैं, यानी उनका फिजिकल फिटनेस नहीं हो पाता। इसके लिए सरकार ने इस कैंपेन को शुरू किया हुआ है। इसके तहत सरकार एक यूट्यूब चैनल भी शुरू की है जिसमें प्रत्येक वेडनेसडे को एक वीडियो अपलोड करेगी जो शारीरिक गतिविधि के बारे में बतलाया गया था। अब दिल्ली सरकार ने ऐसा किया हुआ, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोस्तों क्वेश्चन को महत्व आप समझ सकते हैं। यह बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता हुआ है, पाने वाले व्यक्ति का नाम बताना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेरिको लुकास रिजनेवेल्ड। मेरिको लुकास रिजनेवेल्ड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया और इसके साथ साथ यह सबसे कम उम्र के लेखिका बन गई है जिन्हें यह पुरस्कार मिला गया। यह एक डच की लेखक है, डच यानी नीदरलैंड के एक लेखक है। इनका पहला उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसका अंग्रेजी अनुवादक, यह अवार्ड उनके अंग्रेजी अनुवादक यानी जो बुक है इनका द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यह बुक के अंग्रेजी अनुवादक मिशेल हचिसन के साथ उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा और उन्हें 50,000 पाउंड भी मिलेगा जो दोनों में विभक्त होगा। किसके किसके बीच में विभक्त होगा, तो यह
मैरिको लुकास रिजनेवेल्ट जिन्हें यह अवार्ड मिला हुआ, और इनके अंग्रेजी अनुवादक मिशेल हचिसन के बीच में दोनों में 25,000 पाउंड का वितरण किया जाएगा। यह सबसे युवा विजेता बन गए, यानी यह 29 वर्षीय हैं। 29 वर्ष के उम्र में यह अवार्ड मिला हुआ, यानी सबसे कम उम्र में यह अवार्ड मिला हुआ। यह पुरस्कार जो है उपन्यास के अधिक प्रकाशन करने और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में यह जो ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में क्या था, यह उपन्यास में, इस उपन्यास में नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी दी गई है। और यह बुकर जो पुरस्कार होता है किसे दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार उपन्यास को दिया जाता है। कोई उपन्यास होता है जिसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाता है, और यह उपन्यास जो है ब्रिटेन और आयरलैंड में अगर छपा हुआ है तो उसे बुकर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज मुकुंद नरवणे ने इस पुस्तक का विमोचन किया हुआ। आपको पता होगा कि मनोज मुकुंद नरवणे यह थल सेना के प्रमुख हैं, और ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक में 1971 में भारत पाक का जो युद्ध हुआ था और बांग्लादेश एक नया देश बना हुआ था, तो इसमें जो महान रणनीतिकार थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उनको श्रद्धांजलि दिया गया इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी विकास, साइबर क्राइम आदि के बारे में भी लिखा गया हुआ। इस पुस्तक में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA, अजीत डोभाल और मनोज मुकुंद नरवणे यानी थल सेना प्रमुख आदि के संदेश में इसमें दिया हुआ है। यह पुरस्कार जो होगा कॉलेज के छात्रों से लेकर डॉक्टरेट करने वाले सबके लिए इसमें दिया गया है, कि लोग इसे प्रेरित हो सके। चलिए आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर CII के नए फोरम का नेतृत्व कौन करेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संदीप पटेल इसके नेतृत्व करेंगे। अब आपको CII नहीं समझ में आया होगा, तो CII का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये CII का फुल फॉर्म होता है। और संदीप पटेल जो हैं IBM इंडिया के MD और CEO हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। इसका PDF लेना होगा तो वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF भी मिल जाएगा और आपको क्यूज पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, जो करेंट अफेयर के साथ साथ पुरानी GK का भी क्यूज कराया जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं, जिससे आपका रिविजन होगा और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन